हेलो भाई। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वन एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हो चुका हूँ एसएससी जीडी के मैथ का मॉक टेस्ट लेकर के। दो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, हमने होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में। तो आइए पहले उस होमवर्क को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है। तदनुसार उन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। तो मान लो कि एक संख्या है आपकी x और दूसरी संख्या है y। अब कह रहा है कि एक संख्या का 30%, तो पहली वाली संख्या का आप कर लो 30%, ये बराबर होगी दूसरी संख्या के 40% के। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपका निकलेगा x और y का रेशियो। एक्स वाई का रेशियो क्या निकलेगा मेरे भाई, तो यहां से निकल जाएगा 4:3। एक्स और वाई का रेशियो क्या निकल जाएगा, 4:3। आगे क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25%। तो पहले इन दोनों संख्याओं का योगफल करो। तो जैसे ही इन दोनों संख्याओं का योगफल आप कर रहे हो, यहां से निकल रहा है 7 और कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25%। तो 7 का 25%, 25% का मतलब मेरे भाई होता है 1/4। तो 7 का 1/4 आप कर लो और ये बराबर किसके है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 420 के बराबर है। तो इसलिए इक्वल का साइन लगाया और इसे कर दिया हमने 420 के बराबर। इसे जब आप कैंसिल करोगे, आगे सॉल्व करोगे, तो क्या होगा, 7 से काटोगे जब 420 को तो ये 60 बार में कट जाएगा और एक रेशियो का यहाँ मान क्या निकलेगा, 240। एक रेशियो का मान निकल गया 240। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तदनुसार उन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बताइए। आपसे पूछी जा रही है छोटी संख्या। तो मेरे भाई एक का मान है 240, तो छोटी संख्या क्या है, एक तो थी 4 और एक है 3, तो छोटी संख्या है 3। कितनी है, 3 है। एक रेशियो का मान 240, तो 3 का मान 720 होगा। कितना हो जाएगा, 720 होगा। और आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर भी यही होगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन था आपका, यदि 9/x, 9/x तो था नहीं, ये कितना था, ये था √9/x, है ना। कितना था, √9/x। ये था क्वेश्चन में आपके। करो सॉल्व। ये 9/x नहीं था भाई, 9/√x था। ठीक, क्या था, 9/√x, √x पर लगा था। ठीक है ना। तो इसे देखो लिखा क्या है, 9/√x बराबर √12 प्लस √147। वैसे ये √x यहाँ नहीं होगा, ये होगा 9√x इस प्रकार से। ठीक है ना, 9√x बराबर √12 प्लस √147। कैसे करोगे इसको सॉल्व, तो आप क्या करो, इन दोनों पक्षों का आप कर दो दोनों तरफ का स्क्वायर। तो जैसे ही स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करने के बाद या तो स्क्वायर कर लो, और क्या तरीका है, बिना स्क्वायर करे भी तो आंसर निकल सकता है इसका। वो कैसे, आइए देखते हैं। आप करोगे क्या, यहाँ पर 9√x है, लिख दो। 12 का वर्गमूल निकाल लो। तो 12 का वर्गमूल क्या होगा, 4×3=12 होता है, तो 2√3 निकाल लो। प्लस 147 का क्या होता है, तो 147 का गुणा होता है 49×3। कितना होता है मेरे भाई, इसका गुणा होता है 49×3।
तो 49 का आप वर्गमूल निकालोगे तो ये निकलेगा 7 और अंडर रूट 3 तो है ही, तो 9 और रूट x बराबर हो जाएगा, देख रहे हो दोनों तरफ रूट 3 है तो 2 और 7 9, 9 रूट 3, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट एक्स का मान अंडर रूट 3 होगा तो x का मान कितना होगा, x का मान निकल आएगा 3। और आपके क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसे सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। तो देखिएगा, आइए करते हैं। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 1294 में से घटाने पर, अब क्या है वो घटाना अभी हमको पता नहीं है, और फिर बोल रहा है कि शेष जो बची हुई संख्या है उसको 9, 11 और 13 से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 बच जाए। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, तो सबसे पहला तरीका कौन सा है कि आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, 9, 11, 13 से, इनका ले लो एलसीएम। भाई यही तो करोगे, आपकी जो संख्या होगी पहले इसको तो ज्ञात करो, आपकी जो संख्या भी होगी बची हुई वो क्या होगी, अब तभी वो आपकी संख्या बचेगी जब उस संख्या में एक और जोड़ दोगे, तभी तो, एक नहीं 6, कितना, 6 और जोड़ दोगे। तो इसको करने के लिए आपको करने के पास तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे करें, 9, 11 और 13 का आप निकाल लें एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम ले करके और इसमें क्या जोड़ दें, क्योंकि 6 शेष बच रहा है तो इसमें 6 और जोड़ देंगे तभी आपके पास शेष बचेगा। तो 9, 11 और 13 का एलसीएम क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये निकाल कर दिखाइए। तो आप देख रहे हो कि दोनों प्राइम नंबर हैं तो आपस में क्या करो, इनका कर दो गुणा। तो 11 नवा 99, या तो ऐसे कर लो, या तो 11 तिहाई 33 का 3 हासिल आया 3, 11 इकन्नम 11 3 14, मतलब 11 और 13 का गुणा कर रहे हो आप तो 143 पा रहे हो, और इसी में आप कर दो 9 का गुणा, तब आपका मिलेगा कि एलसीएम कितना है। एलसीएम जो होगा आपका 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 2 38 का 8 हासिल आया 3, 9 इकन्नम 9 3 12, तो 1287 ये तो हो गया आपका एलसीएम। अब इसमें शेष तभी आप पाओगे जब 6 और ऐड कर दोगे, तो 6 आपने और जोड़ दिया, तो यहां से मेरे भाई आपकी वो नंबर मिल गई कि आपका नंबर क्या है, तो वो है 7, 6, 13, 8, 1, 9 और 12, तो आपका नंबर मिला कि 1293 है। कितना है मेरे भाई, 1293 है। तो ये क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया, ये तो यहां से आपने सॉल्व किया तब इतना आया, लेकिन शुरू में क्या कह रहा था, वह संख्या बता दीजिए आप जिसे 1294 में से घटाने पर, मतलब घटाने पर 1294 में से उसके बाद ये सब हो शेष बचे, तो शुरू में आपकी संख्या थी 1294, इसमें से मेरे भाई क्या घटाओगे आप कि 1293 मिल जाए आपको, बस यही पूछा जा रहा है आपसे, कितना मिल जाए, 1293। तो आपका जवाब होगा कि एक घटा दो, कितना, एक। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप तुरंत चले जाओगे। आंसर कौन सा होगा, दूसरा वाला एक होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक व्यक्ति अपना वाहन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है, परंतु प्रत्येक 14 किलोमीटर पर पुर्जों को बदलने के लिए 12 मिनट के लिए रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कीजिए।
तो देखिएगा कैसे करेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना वाहन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है। फिर आगे बोल रहा है कि 14 किलोमीटर पर पुर्जों को बदलने के लिए रुक जाता है, वो भी 12 मिनट के लिए रुकता है। तो 90 किलोमीटर की अगर उस व्यक्ति को टोटल दूरी तय करनी हो तो समय कितना लगेगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और तरीका देखते हैं कि वो तरीका है कैसे। तो देखिएगा मेरे भाई, ये बताओ टोटल दूरी कितनी है। तो आप कह रहे हो कि सर टोटल दूरी तो 90 किलोमीटर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 किलोमीटर पूरा जैसे ही होता है, समझना, जैसे ही 14 किलोमीटर पूरा होगा वो पुर्जा बदलने के लिए 12 मिनट रुक जाएगा वहां पर। कितने मिनट के लिए रुक जाएगा, तो वो 12 मिनट के लिए रुक जाएगा, यही बोला जा रहा है ना। तो मेरे भाई 90 किलोमीटर की तो टोटल दूरी है। अब 14 किलोमीटर पर वो रुक रहा है ना, 14 किलोमीटर पर रुक रहा है। तो आप यहाँ देखो कि 14 किलोमीटर कितनी बार पूरा होगा, तो 14 छक 84, 84 किलोमीटर तक तो वो रुकेगा। रुकेगा या नहीं रुकेगा भाई, 84 किलोमीटर, 14 अगर लेकर चलोगे तो 14 किलोमीटर। आप नहीं समझ पाए हो तो ऐसे समझो, 14 किलोमीटर चला फिर रुका, 14 किलोमीटर चला फिर रुका, 14 किलोमीटर चला फिर रुका। तो इसी प्रकार से मेरे भाई वो 6 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा, 6 बार चलेगा। तो आप टोटल देखो कि कितना चला, तो वो चल देगा 84 किलोमीटर। कितना चल देगा, वो चल देगा मेरे भाई 84 किलोमीटर। तो 84 किलोमीटर यहां से निकलेगा। 84 किलोमीटर चलने में उसने 6 बार रुका। वो कितनी बार रुका, 6 बार रुका। अब यहां पर सुनना, परंतु प्रत्येक 14 किलोमीटर पूरा होने पर ऊर्जा बदलने के लिए रुकता है 12 मिनट के लिए। ये बताना मेरे भाई, एक बार वो रुकेगा तो 12 मिनट का समय ले रहा है भाई, 12 मिनट के लिए रुक रहा है वो। तो 6 बार अगर रुकेगा तो 12 छः 72, 72 मिनट तो ये रुक जाएगा। रुकेगा या नहीं, ठीक है। अब 84 किलोमीटर तो पूरा हो गया, 6 किलोमीटर और बचा है। अब वो पुर्जा बदले रुक कर, चाहे ना बदले, वो अपने गंतव्य तक तो पहुंच ही जाएगा ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो 72 मिनट तो समय ये लिया, और 90 किलोमीटर की दूरी है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो इसका भी तो समय लगेगा। तो इसका जो समय लगेगा 18 पंचे 90, 18 दूनी 36। तो यहाँ से मेरे भाई 2.5 घंटे का समय लिया। कितने घंटे का, 2.5 घंटे का। और 72 मिनट का समय ये लिया। और आप बोल रहे हो कि 72 मिनट को 1 घंटा 12 मिनट बोलते हैं सर। 1 घंटा 12 मिनट इसमें और ऐड कर दो। 1 घंटा 12 मिनट जैसे ही ऐड करोगे, ये हो जाएगा 42 मिनट और 3 घंटे। तो उसे अपने निश्चित स्थान तक पहुंचने के लिए कितना समय लग जाएगा, 3 घंटे 42 मिनट का समय लग जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, बताइएगा इसे। आइए देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाता है। मेरे भाई पहले आप कोर को मान लो वर्ग का एक था, अब दोहरा कर दिया जा रहा है, मतलब 2 गुना कर दिया जा रहा है, यही तो किया जाएगा। कोर को, कोर का मतलब भुजा होता है ए, भुजा को आप वर्ग में क्या मानते हो, ए मानते हो। फिर पूछा जा रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। मेरे भाई क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, आप कह रहे हो सर भुजा का स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर, है ना। तो ये तो ए ही है, एक बार, एक बार आप और लिख दो, तभी तो ए और ए का गुणा ए स्क्वायर बनेगा, 1:2। अब इनको आपस में क्या करो, गुणा, 1 2 दूनी 4, तो 3 बढ़ा 1 के रेस्पेक्ट में परसेंट निकालना है, तुरंत लगा दो 100। तो आपका जो सही जवाब आएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
छठा क्वेश्चन है, एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष में 2,916 हो जाती है। उसी राशि पर 9% पर एनम एसआई की रेट से 3 वर्ष के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। आइए करते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। एक राशि 8% प्रति वर्ष सीआई पर 2 वर्ष के लिए इतना हो जाती है। कोई भी चीज कभी भी हमेशा ध्यान देना, अगर ये कहे कि हो जाती है, हो जाता है या हो जाएगा, मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है। मेरे भाई यहाँ पर ये अमाउंट दिया है आपको, मिश्र धन दिया है 2,916 रुपए। तो आप ये बताना 8% की रेट है, 2 वर्ष का टाइम है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे सर 16.64% होगा। कितना होगा? 16.64% होगा या नहीं? ठीक है। अब बहुत स्टूडेंट ये कह रहे होंगे कि सर ये 16.64% डायरेक्ट कैसे आ गया? तो 8% की रेट है मेरे भाई, 2 वर्ष का है टाइम, तो यहाँ पर सक्सेसिव केस नहीं लगेगा। कौन सा? ये वाला x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे 100 लग जाएगा ना, मतलब 8 + 8 प्लस का 8 × 8 बटे में 100, तो यही तो आएगा आपका कितना? 16.64% आएगा या नहीं? तो बस यही चीज है, डायरेक्ट लिख दी जाती है। 16.64% तो सीआई आ गया, तो मेरे भाई अमाउंट कितना होगा? 116.64% होगा ना। और यही तो बराबर है किसके? 2,916 के। तो 2,916 के बराबर कर दो आप इसे। तो मेरे भाई 100% का मान क्या होगा? मैं कह रहा हूं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, 2500 होगा। अब आप कहोगे सर आपने डायरेक्ट कैसे निकाल लिया? तो आप भी निकाल सकते हो मेरे भाई। आओ बताता हूं। ये बताओ, यहाँ पर आप देख रहे हो 116.64 में देख रहे हो आप, ये पॉइंट है ना, पॉइंट को हटाने के लिए 100 का गुणा करोगे, तो 100 का गुणा तो इधर भी होगा ना। अब ये पॉइंट हट गया ना भाई। अब आप सोचो 2,916 में मैं किसका गुणा करूं, 116 और 64 आ जाए, तो इसमें 4 का गुणा करके चेक कर लो, आएगा। कैसे? 4 छक्का 24, क्योंकि हमने यूनिट डिजिट से पहचान लिया और करके चेक कर लिया। 4 छंग 24 का 4, ये देखो आ गया। 2 4 ही का नम 4 2 6, 4 9 36, 6 हासिल आया 3, 4 2 8 3 11 आया ना। तो बस यही पॉइंट है और क्या। तो 4 बार गया। अब 4 बार जब गया तो 2916 से जब आप 11,664 को काटोगे तो 4 बार जाएगा, और 100 25 बार, तो 1% का मान मेरे भाई 25 आया था। तो 100% का मान कितना होगा? 100% का मान होगा 2500। कितना? 2500। फिर क्या बोल रहा है? तो 100% हमेशा मूलधन होता है, मतलब मूलधन भी तो आपका यही हो जाएगा 100%। फिर बोल रहा है उसी राशि पर 9% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए इंटरेस्ट क्या होगा? मेरे भाई एसआई होता है रेट परसेंट इंटू टाइम। 9% का रेट है, 3 वर्ष का टाइम है, 27% टोटल आपका ब्याज हो जाएगा। और जो ब्याज होगा वो किसका होगा? 2500 का होगा। किसका होगा? 2500 का। परसेंट का मतलब 2 जीरो खत्म। 25 सत्ते 175 का 5 हासिल आया 7, 25 दूना 50, 25 सत्ते 175 का 5 हासिल है 17 ना। और 25 दूना 50 में 17 आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 7 और 1 5 1 6, तो 675 रुपया आपका जो होगा वो एसआई हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या है आपका? ये आ चुका है आपके सामने 7वां क्वेश्चन। इसे करिए। कह रहा है कि एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा?
आइएगा मेरे भाई, देखते हैं क्या कह रहा है कि एक घनाभ है जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 10 सेमी तथा 20 सेमी हैं। इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। ये बताना भाई कि घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है। तो मेरे भाई घनाभ का जो वॉल्यूम होता है, मतलब आयतन जो होता है, वो क्या होता है? वो होता है एल, बी और एच। यही तो होता है आयतन। और हमने तो आपको कल भी बताया था, शायद इसी तरीके का क्वेश्चन था, कि कहीं पर पिघलाना शब्द आ जाए, किसी दूसरे चीज में परिवर्तित कर दिया जाए, इसका मतलब होता है मेरे भाई वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है। तो मेरे भाई घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच। मतलब एल का मान है 5, बी का मान है 10 और एच का मान क्या है मेरे भाई? 20। क्या यहां तक मैं सही हूं? ठीक है ना? तो फिर मेरे भाई एक घन में बदला जा रहा है इसे, तो घन का वॉल्यूम क्या होता है? वो होता है मेरे भाई ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब होता है। तो इसको जैसे ही आप सबको गुणा कर रहे हो मेरे भाई, यहां से निकलेगा ए क्यूब का मान 1000, है ना? ए का मान क्या होगा? वो ए का मान होगा 10। कितना होगा मेरे भाई? ए का मान हो जाएगा 10 सेमी। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो अब आपसे आगे पूछा क्या रहा है, सॉरी पूछा क्या जा रहा है, घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो बताइए। तो मेरे भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। यही तो होता है ना? और घन का क्या होता है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे भाई 6A²। क्या होता है? तो वो होता है 6A²। ये है घनाभ का क्यूबॉइड का और ये है क्यूब का। ये क्यूबॉइड का है और ये किसका है? ये है क्यूब का। वो भी क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो मेरे भाई इसी में मान आपको रखना होगा। तो 2 गुणा एल बी बोल रहा है। एल बी का मतलब क्या है? ये है एल, ये है बी और ये 20 जो है ये क्या है आपका? एच है या नहीं? तो एल बी बोल रहा है, तो एल ये है 5, बी है 10, 10 पचे 50 प्लस बी एच, बी ये है, एच ये है 20। तो 20 धम्मा 200 प्लस का एच एल। एच क्या है? एच है आपका 20 और एल क्या है? एल है आपका 5। तो 20 पंचे 100। तो जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 गुणा 200 और 100 मिलकर 300 और 50, तो 350। 2 गुणा 350 तो ये हो गया। और इसको मेरे भाई जब सॉल्व करोगे 6A² बोल रहा है, तो ए का मान है 10। A² करोगे तो 10 का स्क्वायर कर दोगे, है ना? तो यहाँ पर रेशियो लोगे आप, तो 6 गुणा 100 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना? अब आप मेरे भाई इसको काट दो 2 से। 6 को जैसे ही काटोगे तो 3 बार में कटेगा। 0 से 0 को भी काट दो। 5 सते 35 और 5 दूना 10, तो 3 दूना 6। तो मेरे भाई 7:6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो आपका आंसर क्या है मेरे भाई? 7:6। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या। ये देखिए आ चुका है आपके सामने अगला क्वेश्चन। एक राशि ब्याज से 3 वर्षों में 2286 रुपए तथा 4 वर्षों में 2448 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर परसेंट में बताइए। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? आइए देखते हैं। कह रहा है कि 3 वर्षों में मेरे भाई 2286 हो जाती है और 4 वर्षों में 2448 हो जाती है। तो ये बताना कोई धनराशि है ना? वो 3 वर्षों में 2286 हो रही है और 4 वर्षों में 2448। तो 3 वर्षों में हो रही है 2286 और 4 वर्षों में हो रही मेरे भाई कितना? 2448, है ना? तो यहां पर आपका निकलेगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज।
ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां निकलेगा आपका 1 वर्ष का साधारण ब्याज। 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो ये हो जाएगा, देखो 4 में से 3 घटाओगे तभी 1 वर्ष का निकलेगा, है ना। तो यहां भी आप वैसे ही घटाना, 8 में से 6 गया 2, 14 में से 8 गया 6, और 3 में से 2 गया 1। तो मेरे भाई 1 वर्ष का साधारण ब्याज आया 162। तो मेरे भाई 3 वर्ष का क्या होगा फिर, 3 वर्ष का एसआई क्या होगा, तो 3 वर्ष का एसआई हो जाएगा 3 दूना 6, 3 छंग 18, इसी में मैं गुणा कर दे रहा हूं, 3 का नम 3 1 486। तो मेरे भाई मूलधन क्या होगा, मिश्र धन है 2286, और इसी में से मैं 3 वर्ष के ब्याज को माइनस कर दूंगा 486 को, तो भाई मूलधन तो निकल जाएगा ना। 6 में से 6 गया 0, 8 में से 8 गया भी 0, और 22 में से 4 गया 18। तो मेरे भाई मूलधन आया 1800। मूलधन कितना आ गया, मूलधन आया आपका 1800। तो रेट कैसे निकालोगे, तो रेट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए ब्याज। ब्याज आपका 1 वर्ष का है 162, रेट निकालना है तो 100 तो लगाना पड़ेगा, बटे में मूलधन है आपका 1800, है ना। 0 से 0, 18 नम्मा 162, तो 9% आपकी रेट हो जाएगी। और आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पर और उसे सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। 9वां क्वेश्चन आ चुका है आपका, यदि 90 में से k% घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 60 में k% जोड़ने पर मिलता है, तो 120 का k%, 150 के k प्लस 20% का कितना परसेंट है। तो आइएगा करते हैं, देखना क्या कह रहा है, 90 में से k% घटाने पर, तो 90 में से कहीं k% इस तरीके से मत घटा देना। इस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। करना कैसे है, आइए उसे देखते हैं। इस तरीके से करोगे तो गलती हो जाएगी। कह रहा है कि 90 में से k% घटाने पर, तो 90 में से k% घटाने पर मेरे भाई 100 माइनस k बटे 100 करो। इस तरीके से आपका आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं आएगा। आएगा तो सही लेकिन गलत हो जाएगा, और क्या। फिर क्या है, 60 में k% जोड़ने पर, तो 60 है, इसमें आप k% जोड़ोगे जब, तो 100 प्लस k बटे का 100 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। बस 100 से 100 कैंसिल। और आप इसको देख रहे हो मेरे भाई, जब इसको आप काटोगे ना तो कितनी बार में कटेगा, 30 तिया 90, 30 दूना 60। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 300 माइनस 3 के, कितना, 300 माइनस 3 के बराबर 200 प्लस 2 के। तो 300 और 200 का डिफरेंस मेरे भाई 100 आएगा, 2 के और 3 के का यहाँ पर डिफरेंस निकलेगा 5 के। कितना निकल जाएगा, 5 के। तो मेरे भाई के का मान आएगा 20। तो यहां से आपने एक्चुअल निकाला कि के का मान क्या है, तो के का मान निकला 20, है ना। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 120 का k%। तो मेरे भाई 120 है, मैं उसको वहीं पर कर दे रहा हूं सॉल्व, का k% है मेरे भाई, के का मान तो 20, परसेंट लगा है तो आप भी लगाओ। अब परसेंट का मतलब हमने बताया था कि 2 जीरो खत्म कर देता है। तो मेरे भाई यहां से इसका मान जो निकला 120 और k% का, इसको सॉल्व करने पर निकला 24। कितना निकल गया, 24। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 150 के भी है साथ में, ध्यान देना, k प्लस 20% का कितना परसेंट है। तो 150 के प्लस 20%, तो k प्लस 20%, तो k का मान आप यहाँ पर रख दो। k का मान निकाले हो आप 20 प्लस 20%, तो असल में ये हो जाएगा 40%। और 40% का मतलब 2 जीरो खत्म, तो 15 चौको 60। यहां से मेरे भाई कितना निकल जाएगा, 60। यहाँ था 24, यहाँ था 60। अब सुनना, 120 का k%, फिर कामा लगाया,
150 के प्लस 20% का कितना परसेंट है? तो हमने आपको बताया था कि जिसके साथ का आ जाए, क्या आ जाए, का आए, हमेशा याद रखना, जिसके साथ का आ जाए वो हमेशा हर में होता है। किस में होता है? हर में होगा। तो 24 है, इसको आप कर दो अंश में। 60 है, इसको आप कर दो हर में, क्योंकि का लगा है उसके साथ। परसेंट निकालना है तो 100 लगा दो। जीरो से जीरो काटा, 6 चौको 24, 4 का 10 में गुणा किया तो आंसर कितना आ गया? 40%। और आपके क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हो जाएगा ना मेरे दोस्तों? यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। आ गया ना? तो आइए फिर 10वें क्वेश्चन पर आते हैं, और 10वां क्वेश्चन क्या है इसे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आ चुका है आपका। एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है ना? धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर की दूरी बताइए। एक ओर की दूरी आपसे ये पूछा है, करिए सॉल्व इसे भी। तो आइए करते हैं, देखना क्या कह रहा है। एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में तय करती है। सेम टू सेम वही दूरी है, वापस लौटती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव द्वारा तय की गई एक ओर की दूरी बताइए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। मेरे भाई धारा की गति दिया 1 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो u का मान दे दिया ना। 1 किलोमीटर पर आवर जो है ये u का मान है, मतलब धारा का मान। तो ये बताना वही दूरी जा रहा है, वही दूरी आ रहा है। देखो ना, अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करता है, विपरीत आता है वापस लौटता है। तो ये बताना मेरे भाई, जो दूरी रही होगी, जो डिस्टेंस रहा होगा आपका, वो तो सेम रहा होगा ना, कांस्टेंट रहा होगा या नहीं रहा होगा, पहली बात तो ये बताइए। तो मेरे भाई डिस्टेंस अगर आपका सेम हो, हमने पहले भी बताया था, तो स्पीड का जो रेशियो होता है या जो टाइम का रेशियो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाता है 1 किसके? स्पीड के, है ना? मतलब टाइम और स्पीड एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। आप इस तरह से भी समझ सकते हो आप इसको। लेकिन कब ये होता है? जब डिस्टेंस दोनों तरफ का सेम हो, मतलब जा भी उतना रहा है और वापस उतना लौट भी रहा है, तब टाइम और स्पीड एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको बताने का मतलब ये मेरा था कि अभी हम पलट देंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। अब कह रहा है कि अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करता है। ये बताना अनुदिश, अनुदिश का मतलब क्या होता है? धारा की दिशा में नाव की चाल है v, धारा की चाल है u, तो v प्लस u, ठीक है ना? फिर v माइनस u, ये कब? जब विपरीत आ रहा है तो ये। तो जब जा रहा है तो उसे 8 घंटे में तय कर रहा है, लेकिन जब लौट रहा है मेरे भाई तो उसे तय कर रहा है 10 घंटे में। ये है टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगी 10/8। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो? क्या किसी को कोई दिक्कत है? हमने यही तो बताया था कि टाइम स्पीड के विपरीत हो जाता है। टाइम था 8/10, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 10/8, है ना? तो मेरे भाई ये कह रहा है कि धारा की गति है 1 किलोमीटर पर आवर। यहां से धारा की गति कैसे निकालोगे? धारा की गति है u, तो u का मान निकालने के लिए 10 में से 8 को घटाओ 2, कितना आया? 2, और 2 को 2 से फिर डिवाइड कर दो। अब ये 2 कहां से आए? ये होता है, आप अगर डेली क्लास ले रहे हो तो समझ जाओगे, वरना आप क्या करो, इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लो। तो इसका मान आएगा 1। तो धारा की गति मेरे भाई कितनी आ गई? 1 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन भी तो बोल रहा है कि 1 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या कुछ गलत बोल रहा है क्या? बिल्कुल सही बोल रहा है। तो नाव द्वारा तय की गई एक ओर की दूरी बताइए। कहीं से भी निकाल लो। दूरी बराबर होता क्या है? स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड क्या है आपकी? 10, टाइम है आपका 8, 10 अट्ठे 80। यहां से भी आ गया, यहां से कर लो।
स्पीड इंटू टाइम 10 8 80, एक और की जो दूरी आएगी आपकी वो 80 किलोमीटर ही आएगी। ये आप चाहे जैसे कर लो, आंसर यही आएगा आपका, लेकिन शॉर्टकट तरीका इस क्वेश्चन का यही है। 11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, करके दिखाओ। मिट्टी के तेल का ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ था, उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकाल लिया गया, तो यह भाग 7/12 भाग बच गया। ड्रम की धारिता बताइए, क्षमता कितनी होगी ड्रम की, ये आपको बताना है, करके दिखाइए। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। 3/4 भाग भरा था, खाली निकालने के बाद कुछ 7/12 भाग बचा। यहाँ देख रहे हो है 4, यहाँ है 12। तो आप मान लो कि टंकी की जो क्षमता थी, टोटल कैपेसिटी जो थी टंकी की, वो कितनी थी। तो कैपेसिटी आप मान लो कि सर ये 12 थी, टोटल हमने मान लिया कितनी थी, तो हमने माना कि टोटल 12 थी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर है 12, है ना हर में, तो बस 4 और 12 का एलसीएम ले लो, मान लो। ये बताना कह रहा है 3/4 भाग भरा हुआ था, तो 12 का 3/4 भाग अगर जब भरा रहेगा मेरे भाई, तो 4 3 12 नहीं हो जाएगा, और 3 त्रिक 9। तो इससे जब आप कर रहे हो तो भरा हुआ भाग मतलब फिलअप जो भाग है, फिलअप भाग जो है, फिल हुआ जो है, वो है कितना 9। कैसे 12 का 3/4 करोगे तो कितना आएगा, 9 ही तो ना आएगा ना। फिर कह रहा है कि उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकाल लिया गया, तो यह 7/12 भाग बच गया। अब इसी 12 का मेरे भाई 7/12 करोगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ये निकालने के बाद है, अभी भी फिलअप पार्ट ही है, अभी जो बचा हुआ है, शेष जो बचा हुआ भरा पार्ट है वो है। अब वो कितना है 7, है ना। तो ये मेरे भाई पहले 9 भरा था, अब 7 भरा है, ये कम कैसे हो गया। अरे मेरे भाई यहाँ से रेशियो में 2 रेशियो कम हुआ, इसीलिए यहाँ से 30 लीटर निकाल लिया गया था ना, इसीलिए कम हुआ। एक रेशियो का मान आएगा 15, एक रेशियो का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो एक रेशियो का मान आ गया आपका 15। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आपसे पूछ रहा है कि कैपेसिटी बताओ टोटल, वो भी लीटर में। तो मेरे भाई रेशियो में आपने तो 12 माना था ना, तो अगर आपको कैपेसिटी टोटल निकालनी है तो इसमें 15 का गुणा नहीं करोगे, 15 और 12 का जैसे ही गुणा करोगे यहाँ से निकल जाएगा आपका 180। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है मेरे भाई वो कितना है, तो वो है आपका 180 लीटर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, कह रहा है कि 4/9, क्या कह रहा है 4/9, फिर रूट के अंदर है 9/49, फिर कामा 0.45, फिर है 0.8 का स्क्वायर। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, बता दीजिए फिर तुरंत कौन सा आंसर होगा। आइए फिर करते हैं, इतना ही टाइम था भाई। कह रहा है कि 4/9, रूट के अंदर 9/49, 0.45, 0.8 का स्क्वायर। अब आपसे इसमें पूछा रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये बताना मेरे भाई। परसेंटेज में तो आपने पढ़ा ही होगा कि 1/9 अगर होता है तो उसे आप परसेंट में क्या शो करते हो, 1/9 को आप जब परसेंट में शो करते हो तो उसे कहते हो कि 11.11% है, ये 11.11% है या ना। तो बस 4/9 फिर कितना होगा, अरे भाई ये 44.4% होगा, और क्या 44.44% होगा। 9/49 को आप लिख सकते हो क्या 3/7, और 1/7 होता है, हमेशा याद रखना 1/7 होता है 14.28%। तो 3 गुना है 1/7 का, ये देखो कितना गुना, 3 गुना है, तो 1/7 14.28%, तो 3/7 कितना होगा, तो 3 का इसमें कर दो आप गुणा, तभी तो बनेगा 3/7। तो 14.28 में जब 3 का गुणा करोगे मेरे भाई 3 अठे 24,
3 दूनी 6 2 8, 14 तरीक 42, कितना 42, तो 42.84 निकलेगा 3/7 का मान। 3/7 का मान निकला 42.84%। ठीक है ना। 0.45 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 45/100 हो जाएगा। 45/100 को 5 9 45, 5 बिसम में 100 बोल सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये 45% होगा, परसेंट में चेंज करोगे तो ये 45%। और इसको जब आप चेंज कर रहे हो तो ये होगा 0.64, और 0.64 को भिन्न के रूप में आप शो करोगे, इसे कह दोगे कि 64/100 है भाई ये, तो इसका परसेंट निकालोगे तो 64% ना हो जाएगा। बोलिए 64% तो हो ही जाएगा ना। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा बताओ। सबसे छोटा परसेंट में देखो 44.4, 42.84 है ना। 44.4, 42.84, 45%, 64%। कौन सा सबसे छोटा है? ये वाला 42.84% छोटा है। ये किसके सामने है? अरे भाई √9/49 के सामने है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। क्या आप यहां तक समझ पाए? अगर इसे मैं पूछूं आपसे कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या ये है ना 64%, तो 64% जो है इसके सामने है 0.8 का स्क्वायर, मतलब ये होगा आंसर अगर लार्जेस्ट की बात करें तो। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ गया है आपका, किसी आदमी ने 100 अंगूर खाए, वो भी 5 दिन में। उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। पहले दिन कितने अंगूर खाए थे आपसे ये पूछा जा रहा है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये भाई, करिएगा एक बार। दिखाओ भाई कितना आंसर आया। आइए अब देखते हैं। कह रहा है किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए, टोटल 5 दिन में खाया 100 अंगूर को। लेकिन उसके बाद मेरे भाई इसने शर्त दिया, उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में, मतलब जैसे आज हमने खाया तो उससे पहले, अगर हमने कल खाया था बीते हुए कल में एक खाया था तो आज मैं खाऊंगा 7, क्योंकि 6 अंगूर अधिक खा रहा है। बार बार हर दिन के अंतराल पर वो 6 अंगूर अधिक खा रहा है। तो पहले दिन कितना खाया होगा इस क्रम में आपको ये बताना है। नहीं समझे? आइए समझाते हैं कि कैसे समझ सकते हो इसको। जैसे मान लो 5 दिन आप खा रहे हो, 1 2 3 4 5, 5 दिन हो गए। पहले दिन मानो कि आपने एक अंगूर खाया, तो दूसरे दिन आप खाओगे 7, तीसरे दिन 13, और चौथे दिन 19, और पांचवें दिन 25। क्यों? पहले दिन एक खाया तो इससे 6 अधिक दिन कर दो 7, इससे 6 अधिक दिन करोगे 7 और 13, इससे 6 अधिक दिन करोगे 13 में 6 19, इससे 6 दिन अधिक करोगे तो 25। तो 5 दिन में आपने तो टोटल 25 ही खाया ना। नहीं, पांचवें दिन तो 25 खाया, तो टोटल कितना खाया आपको ये देखना है। तो सबको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा ना। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि अगर ऐसे वो खाएगा एक एक दिन करके तो कितना खा लेगा, अंगूर तो खा लेगा, लेकिन पहले दिन कितना खाया था यही आपसे पूछ लिया है कि पहले दिन आखिर उसने खाया कितना था। तो इस चीज को करने के लिए आइए आपको एक जबरदस्त मेथड बताता हूं। कभी भी क्वेश्चन जीवन में आए तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक आदमी था भाई 100 दिन में 5 अंगूर खाया, सॉरी 100 अंगूर खाया 5 दिन में। कह रहा है कि उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। मान लो कि 5 दिन में खाया, तो ये पहला दिन, ये है दूसरा दिन, ये है तीसरा दिन, ये है चौथा और ये पांचवा दिन। तो आप बीच वाले 5 दिन है ना भाई, तो बीच वाले को मेरे भाई आप मान लो कि रेशियो, मान लो कि इस दिन उसने x अंगूर खाए थे, तो उसके अंतराल पर 6 दिन सॉरी 6 अंगूर और खाएगा। ये तीसरा दिन है x, चौथा दिन x प्लस 6, पांचवा दिन x प्लस 12 है ना। और दूसरे दिन वो खाएगा x माइनस 6, और पहले दिन खाएगा x माइनस 12। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दो, क्योंकि हमने x को ही बेस मान लिया।
अब 5 दिन हो गए, देख लो, ये है आपका पहला दिन, है ना, ये है आपका दूसरा दिन, और ये है आपका तीसरा दिन, ये है आपका चौथा दिन, और ये है आपका 5वां दिन। अगर किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, 6-6 का गैप अगर आपको ना दिख रहा हो तो बताओ। तो यहां तक 6-6 का गैप आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, दिख रहा है ना? ठीक है, तो आइए फिर आगे देखते हैं और क्या। अब आगे करेंगे क्या? तो आगे आपको करना क्या है, कह रहा है कि 5 दिन में 100 अंगूर खाए, मतलब इनको आप जोड़ दोगे तो पता चल जाएगा कि कितने खाए। तो मेरे भाई 100 अंगूर खाए थे। कितने अंगूर खाए थे? 100 अंगूर खाए थे। अब जोड़ लो ना। तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो एक एक्स यहाँ का एक्स, 2x, 3x, 4x, 5x, तो 5x तो ये हो गया। और जैसे ही जोड़ोगे ये देखो, 12 से 12 कटा, 6 से 6 कटा, सब कुछ कट जाएगा और आपके पास 5x का मान बचेगा 100। x का मान हो जाएगा मेरे भाई 20। x का मान हुआ 20, मतलब मेरे भाई उसने तीसरे दिन खाया था 20 अंगूर। तीसरे दिन कितना अंगूर खाया? तो मेरे भाई तीसरे दिन उसने खाया 20 अंगूर। x का मान यही तो रखोगे। तो पहले दिन कितना खाया होगा? ये है आपका पहला दिन। पहले दिन खा रहा है x माइनस 12, x का मान है 20, 20 में से 12 घटाओगे, मेरे भाई आपका जवाब होगा 8 अंगूर खाया। तो मेरे भाई पहले दिन उसने कितना अंगूर खाया? 8 अंगूर खाया। विदाउट ऑप्शन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कितने अंगूर पहले दिन खाएगा? 8 अंगूर। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हो मेरे भाई, तब भी आपका आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना? तो आप ऑप्शन से भी 8 पहले दिन का मान करके कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है ना? 14 नंबर क्वेश्चन है, एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि के कारण 16 रुपए में 4 सेब कम खरीद पाता है। सेब की वास्तविक कीमत, वो भी पैसे में, कितनी है ये बताना है आपको। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व, आइए देखते हैं। मेरे भाई 33.33% को भिन्न के रूप में 1/3 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है 1/3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कह रहा है कि कीमत में वृद्धि हो जाती है 1/3 की। मेरे भाई कीमत पहले कितनी थी? प्राइस जो था आपका, कीमत वो था 3, एक बढ़ा दिया गया, यहां से देखो एक बढ़ाया गया ना, है ना? तो अब कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि ये बढ़ने के बाद का है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो कीमत में हुआ। अब 16 रुपए की बात कर रहा है। 16 रुपए में 4 सेब कम खरीद पाता था, और 16 रुपए में 4 सेब अगर वो पहले खरीदता तो उतना ही खरीदता, उतना ही खरीदता कि और अधिक खरीदता, और अधिक खरीदता, मतलब 4 सेब और ज्यादा खरीदता। तो 16 रुपया, क्या यहाँ पर रुपया चेंज हो रहा है क्या? बताइएगा जल्दी से, क्या यहाँ पर रुपया चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। क्यों? क्योंकि 16 रुपए में पहले भी खरीद रहा था, 16 रुपए में अब भी वो खरीद रहा है, लेकिन कम खरीद रहा है। वो चल जाएगा, कम ज्यादा चल जाएगा, लेकिन रुपया चेंज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा बोला है, 16 रुपया पहले था, 16 अब भी बाद है। तो मेरे भाई हमेशा याद रखना, अगर रुपया सेम हो तो प्राइस उल्टा हो जाता है। किसका? हमेशा किसका हो जाता है? खपत का, उपभोग का, कितना घर ले जाएगा इसका। तो मेरे भाई खपत का जो होगा, उपभोग जो होगा, मतलब वो जो अपने घर ले जाएगा, कंज्यूम जो करेगा, वो अब करेगा 4 की जगह 3। मतलब पहले 4 कर रहा था, अब करेगा 3। यहां से देखो कितना कम हुआ, 1 रेशियो में, और 1 रेशियो का मान है 4, है ना? 1 रेशियो का मान मेरे भाई 4 सेब कम। तो पहले कितना, अब आपसे पूछा गया था सेब की वास्तविक कीमत, वास्तविक तो हमेशा पहले वाली होती है ना, होती है या नहीं? हमेशा पहले वाली होती है कीमत। तो ये बताना, पहले कितना घर ले जा रहा था? 16, क्योंकि 1 रेशियो का मान 4, तो 4 रेशियो का मान 16 हो जाएगा। और अगर आपको कीमत निकालनी है, तो ये तो वस्तु है, तो कीमत कैसे निकालते हो? जब रुपए में वस्तु का भाग दे देते हो, तभी तो आपका भाव निकलता है, तभी तो आपकी कीमत निकलती है ना। कैसे? जब रुपए में
डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी का, वस्तु का, तभी तो पता चलेगा ना। यहाँ है आपके पास 16 रुपया, तो 16 से 16 कटा, यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा 1 रुपया। तो सेब की वास्तविक कीमत 1 रुपए थी, 1 रुपए को पैसे में बताना है मेरे भाई, 100 पैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 पैसा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 15वें क्वेश्चन पर, आइए करिएगा इसे। ये लो, ये तो और सिंपल है, करके दिखाओ। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन सा है? इसको तो कर सकते हो ना तुरंत। कह रहा है कि 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत, लगातार आने वाले धन पूर्णांक हैं जिनका एवरेज दे दिया आपको 26। तो एवरेज दिया आपको 26, लेकिन 7 संख्या है, उनका एवरेज है। एक संख्या यहाँ होगी, 2 3 इधर हो जाएगी, और मेरे भाई 3 संख्या इधर हो जाएगी। अब लगातार आ रही है तो इसके पहले 25 आएगा, इसके भी पहले क्या आएगा भाई? यहाँ तो 25 ही आएगा ना। तो इसके पहले अगर 25 आएगा, 26 के पहले 25, फिर 24, फिर 23, 26 के बाद 27, फिर 28, उसके बाद 29। आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटा, सबसे छोटा ये है ना 23। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताइए, सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर की लार्जेस्ट नंबर बताओ, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगी? तो मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या है 29, इसको मत बताना। दूसरे नंबर की पूछ रहा है, मतलब 28 बता सकते हो आप। क्या होगा? 28। आइए 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का है, वो भी रेक्टेंगल का। आइए देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितना कम कर देना चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? तो मेरे भाई यहाँ क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है, अर्थात 50% को क्या कह सकते हो आप? 1/2। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर लंबाई को बढ़ाया जाता है 50%, मतलब पहले 2 था, अब 1 बढ़ा दोगे उसमें तो 3 नहीं कर दोगे? कर दोगे या नहीं? ठीक है ना। फिर कह रहा है कि उसकी चौड़ाई को कितना कम कर देना चाहिए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल सेम टू सेम होनी चाहिए, परिवर्तित होनी चाहिए। ये बताना मेरे भाई, आयत का क्षेत्रफल एल बी होता है, मतलब यहाँ भी बी की जरूरत है आपको, है या नहीं? है ना। लेकिन बी के बारे में उसने कुछ बोला नहीं, तो आप कुछ लिखो भी नहीं। तो कह रहा कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। मेरे भाई क्षेत्रफल तो एल बी होता है, ये अपरिवर्तित रहे। अगर पहले एक थी तो अब भी एक रहे, वो ये बोल रहा है ना। अपरिवर्तित रहे मतलब ना बदले। पहले एक थी तो अभी एक, पहले 50 थी तो अभी 50, तो रेशियो तो वही बन जाएगा ना, एक एक का। तो ये बताना इस बी को निकालने के लिए, और जो भी परिवर्तन हुआ उस बी को निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप? ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप डायरेक्ट जल्दी निकाल सकते हो? बोलो। तो आप क्या करोगे, इस एक का इसमें 3 में गुणा करोगे तो कितना निकलेगा? 3। और इस एक का इस 2 में गुणा करोगे तो कितना निकल जाएगा? 2, है ना। तभी तो 3 और 2 का रेशियो निकलेगा, तभी तो कम किया जाएगा। तो 3 और 2 का रेशियो निकल जाएगा। तो कितना कम कर रहे हो? 1। 3 के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, परसेंट निकालोगे, 100 लगाओगे। सब जानते हैं कि 1/3 को 33.33% कहा जाता है, या 33 सही 1/3। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का रेशियो 5:7 है। यदि इन दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो इस क्वेश्चन में लड़ाई कॉन्सेप्ट एक होता है, उसको लगाना पड़ेगा आपको। दो संख्याएं जिनका रेशियो 5:7 है, पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 7, वो भी रेशियो में। कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दो, तो घटा दो 15, उसमें क्या है?
इसमें से भी 15 घटा दो और इसमें से भी 15 घटा दो, क्योंकि वो खुद ब खुद बोल रहा है कि 15 घटा दो, तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। अब कैसे करोगे? तो इसका गुणा करोगे 3 का 5 में और इसका गुणा करोगे इसमें, ये आपको करना ही होगा। तो ऐसे ही होता है क्रॉस गुणा। तो 3 और 5 का गुणा कितना आएगा? 15। 2 और 7 का गुणा आएगा 14। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 1। तो ये आपको दिमाग में सॉल्व करना है अपने माइंड में। 1 आया। अब देखना चिन्ह सेम है, दोनों दोनों चिन्ह सेम है ना, माइनस माइनस है या नहीं है? है। तो आप क्या करो, अगर चिन्ह सेम है तो घट जाएगा, सब लोग जानते हो। तो 3 में से 2 को घटाओ, कितना आएगा? 1। 1 का डायरेक्ट 15 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? तो 1 रेशियो का मान आया मेरे भाई 15। आपसे पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का योग बताइए, तो हमेशा बेस रेशियो यही होता है जो ऊपर आप लिख देते हो। तो इनका योग मेरे भाई 12 होगा। 7 5 12। 1 रेशियो का मान 15, तो 12 रेशियो का मान, जब 12 में 15 का गुणा कर दोगे तुरंत पता चल जाएगा कि इनका योग जो होगा वो 180 होगा। क्या होगा? 180। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी और 2 वर्षों के बाद पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो बताइए। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी। ये बताना, मानो कि ये पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु, पुत्र है और पिता है, दो लोग हैं, बाप बेटे हैं भाई। अब पिता पुत्र हैं तो ठीक है। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु थी पिता की आयु, सॉरी, पिता की आयु थी पुत्र की आयु से 5 गुना। पुत्र की अगर आयु 5 वर्ष पहले 1 थी तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु 5 गुना थी। लेकिन ये जो मैं रेशियो लिख रहा हूँ 5:1, ये मैं लिख रहा हूँ 5 वर्ष पहले का रेशियो। हमेशा ध्यान देना, ये जो बोल रहा है अभी मैं वही लिख रहा हूँ, 5 वर्ष पहले का रेशियो मान लो कि यही, मान लिया ना आपने। आगे बोल रहा है और 2 वर्ष बाद, तो मेरे भाई ये जो है रेशियो, ये है 5 वर्ष पूर्व का, ये 5 वर्ष पूर्व का रेशियो है जो हमने लिख दिया है। फिर कह रहा है कि 2 वर्ष बाद का, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद क्या हो रहा है आइए देखते हैं। 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। किसकी आयु होगी 3 गुना? पुत्र की आयु से 3 गुना होगी पिता की आयु। तो मेरे भाई ये बताओ, ये तो 5 वर्ष पूर्व का रेशियो लिखे हो आप 5:1, और होगी मतलब आप फ्यूचर में आना चाहते हो, भविष्य में आना चाहते हो, तो कितना आपको चलना पड़ेगा टोटल? तो 5 साल जो पहले हो और 2 साल और, तो 5 और 2 मिलकर टोटल कितना चल दोगे आप? 7 वर्ष चलोगे या नहीं? 7 वर्ष चलोगे या नहीं? चल दोगे ना? तो बस 7 वर्ष बाद यहाँ का और 7 वर्ष बाद यहाँ का। अब वही अभी जो बताया था क्रॉस कॉन्सेप्ट, उसको लगा दो। 1 और 5 का गुणा करो तो कितना आएगा? 5 आएगा या नहीं? 3 और 1 का गुणा करो, इस 3 का और इस 1 का गुणा करोगे तो मेरे भाई कितना आएगा? तो 3 और 1 का अगर गुणा आप कर रहे हो तो ये आएगा 3। इनका दोनों का डिफरेंस देख रहे हो कि 2 है। कितना है? 2। तो ये आपको माइंड में करना है, 2 बराबर, यहाँ भी चिन्ह सेम, यहाँ भी चिन्ह सेम। अगर चिन्ह दोनों सेम है, अगर चिन्ह दोनों सेम है तो डायरेक्ट यहाँ से रेशियो ले लो। 3 और 1 का रेशियो है तो चिन्ह अगर सेम है तो घट जाता है, सब जानते हो। तो 3 में से 1 गया 2, तो 2 को साथ में डायरेक्ट गुणा कर दो, कितना निकलेगा? 14। 1 का मान यहाँ से निकलेगा मेरे भाई 7। 1 का मान कितना निकल गया? 7। जब 1 का मान 7 निकल गया तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु। तो ये बताना 5 वर्ष पूर्व की आयु मैं पहले दोनों का निकाल रहा हूँ, पिता की भी और पुत्र की भी, 5 वर्ष पूर्व का। तो 1 रेशियो का मान 7, तो 5 रेशियो का मान 35। 1 रेशियो का मान 7, तो 1 रेशियो का मान 7। ये 5 वर्ष पूर्व है। लेकिन अगर आप वर्तमान में आना चाह रहे हो तो 5-5 वर्ष और ना जोड़ोगे, जोड़ोगे कि नहीं? तो ये हो जाएगा 7 5 12 और ये हो जाएगा 40। 4 दामा 40, 4 3 12।
तो 10 और 3 का रेशियो निकलेगा, और क्या, पिता पुत्र का रेशियो वर्तमान का क्या निकलेगा, 10:3। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, इसको आप करोगे घर से। ये आपका है होमवर्क, 19 नंबर क्वेश्चन ये होमवर्क है, इसको करके आना और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने आपको आज फिर से दे दिया है होमवर्क में, तो इसका भी जवाब आप जरूर देना, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना कि आंसर क्या होगा। फिर अगले दिन जब हम वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको इसको करा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई इसे शेयर वेयर कर दिया करो यार, लाइक वाइक भी कर दिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।